your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. प्यारे बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका की MCGM वर्चुअल क्लास में मैं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। जी हाँ बच्चों, हमारा आज का सबक है जमात चारुम। हमारा मजमून है माहौल का मुताला 1 और हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 15 मेरा जिला मेरी रियासत, माई डिस्ट्रिक्ट माई स्टेट। और मैं हूं आपकी VTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मेरा जिला मेरी रियासत, इसके बारे में जानने से पहले हम अपने मुल्क के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर ले। तो बच्चों, ये है हमारा मुल्क, ठीक है, ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, जिसे हम भारत या हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। हमारा मुल्क भारत हिंदुस्तान। Our country is India, ठीक है। और इस हमारे भारत देश में कुल मिला के 28 रियासतें हैं। उनमें से हमारी रियासत कौन सी है बच्चों? बिल्कुल सही, हमारी रियासत है रियासते महाराष्ट्र। ये है हमारी रियासत जिसका नाम है हमारी रियासत महाराष्ट्र। Our state is महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र रियासत में, हमारे स्टेट में टोटल 36 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से हमारा जिला है जिला मुंबई, ठीक है। तो हमारा जिला मुंबई, आवर डिस्ट्रिक्ट इज मुंबई। तो बच्चों, ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान या भारत, आवर कंट्री इज इंडिया। हमारी रियासत महाराष्ट्र, आवर स्टेट इज महाराष्ट्र। हमारा जिला है मुंबई, आवर डिस्ट्रिक्ट इज मुंबई। और इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिए कि हमारी भारत में टोटल 28 रियासतें हैं और हमारे रियासत महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारा मुल्क भारत हिंदुस्तान, हमारी रियासत महाराष्ट्र, हमारा जिला मुंबई। अब चलिए इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। तो आज इस लेसन में बच्चों हम हमारी रियासत महाराष्ट्र और हमारे जिला मुंबई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हाँ, हमारा सबक ही इस पर है, हमारा जिले और हमारी रियासत पर, मुंबई और महाराष्ट्र के मुतालिक, ठीक है। बच्चों देखिए, ये एक दरख्त है। दरख्त में कितनी सारी चीजें होती है ना। दरख्त में तना होता है, तने से जुड़ी हुई शाखें होती है ना। शाखों से जुड़ी हुई टहनियां होती है ना। और उन टहनियों पे लगे हुए होते हैं पत्ते। तो इस तरह इन कई चीजों से, शाख, तना, टहनी, पत्तों से मिलकर बनता है एक पूरा पेड़। उसी तरह बच्चों, हमारा जो भारत देश है वो भी मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ जिलों से मिलकर बना हुआ है ना। दरख्त तैयार होने के लिए जिस तरह पत्ते, टहनियां, शाखें, तने वगैरह कई हिस्सों की जरूरत होती है, हमारी रियासत भी बिल्कुल उसी तरह छोटी छोटी बस्तियों, गांव, तालुकों और जिलों से मिलकर बनी है ना। जैसे हमारी एक स्कूल है, एक स्कूल को एक अकेले इंसान को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या किया गया है, स्कूल को मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया गया है। पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात, और हर जमात के लिए एक टीचर को मुख्तस कर दिया गया है। तो उसकी वजह से तमाम जो स्कूल का निज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से चलता है। उसी तरह हमारे मुल्क को भी मुख्तलिफ गांव, तालुकों, जिलों, रियासतों में तकसीम किया गया है। तो इससे हमारे मुल्क का इंतजाम भी बेहतर तरीके से चल रहा है। तो चलिए मजीद हम मालूमात हासिल करते हैं हमारा जिला मुंबई और रियासत महाराष्ट्र के बारे में।
ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें एक गांव का मंजर है, कुछ घर नजर आ रहे हैं आपको, किसान मेहनत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो बच्चों, शुरुआत में इंसान ज़राअत करने लगा। उसके खेत पानी के करीब थे और वो पानी के करीब ही, खेत के करीब ही बस्ती बसाकर रहने लगा, है ना। शुरुआत में जब इंसान ने खेती करना शुरू की, जब उसे खेती ज़राअत के बारे में पता चला, तब वो पानी जहाँ पे दस्तयाब होता था वहीं पे वो करीब में खेती करने लगा। एक खेती करने लगा, उसने अपना घर बसाया, दूसरा खेती करने लगा, उसने अपना घर बसाया। तो इस तरह खेत के करीब ही बस्तियां बसने लगी। अब ये तो शुरुआत थी बस्तियां बसने की, अब आगे क्या हुआ? हाँ प्यारे बच्चों, इसी तरह बस्तियां बसती गई। ये बस्तियां आगे चलकर गांव में तब्दील हुई और वो गांव आगे बढ़कर शहर बन गई, है ना। देखिए किस तरह पहले बस्ती बसी, बस्ती से गांव बसे और गांव से बढ़ते 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 आखिर में शहर बन गया। तो किसी भी चीज की शुरुआत बेटा पहले छोटी चीज से होती है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते तरक्की करते हुए वो बड़ी की मंजिल की तरफ जाती है। ठीक है, तो पहले बस्तियां बसी, फिर गांव बसे और फिर आखिर में शहर बसते चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सामने हमारे रियासत महाराष्ट्र का नक्शा नजर आ रहा है, जिसके इसके पहले के सबक में हमने पढ़ चुकी है कि नक्शे में जो है सिमत, उन्वान, और ये उन्वान हो गया, ये सिमत हो गई, ये पैमाना हो गया, है ना, ये निशानदही हो गई। तो इसके बारे में मालूमात दी जाती है तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे रियासत महाराष्ट्र दिया गया है, रियासत महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा मेरे बच्चों, गढ़चिरौली जिला, है ना। ये जिला है गढ़चिरौली, है ना, ये जिला गढ़चिरौली है। अब इस जिले में आपको यहाँ पर जिला पहले है, महाराष्ट्र में पहले जिला है, फिर उस एक जिले में कई सारे तालुके हैं। जैसे इस जिला गढ़चिरौली में कई तालुके हैं, जिसमें से समझो एक हम तालुका लेते हैं आरमोरी। अब इस आरमोरी तालुके में कई गांव आबाद है। जैसे कि यहाँ पर एक गांव के बारे में मालूमात दी गई है, वीरागढ़ गांव। तो समझ में आया बच्चों, हमारे मुल्क में रियासत है, रियासत में कई जिले हैं, जैसे यहाँ पे गढ़चिरौली जिले में कई तालुके हैं, यानी कई तालुकों से मिलकर जिला बनता है, और उस तालुके में कई गांव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि मुल्क रियासतों से मिलकर बनता है, रियासतें जो है वो जिलों से मिलकर बनती है, जिले जो है वो तालुकों से मिलकर बनता है, और तालुका जो है वो मुख्तलिफ गांवों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसी तरह गांव से तालुका, तालुकों से जिला और जिलों से रियासतें वजूद में आई है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कि अब ये है हमारा रियासत महाराष्ट्र, ये इसका तबई नक्शा है, जिसमें आपको मुख्तलिफ नदी, घाट, चोटी, जिले का सदर मुकाम और बंद अलग अलग निशानात के जरिए जाहिर किए गए हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इस नक्शे के देखकर हमें मुख्तलिफ मालूमात हासिल करनी है। क्या आप जानते हैं रियासत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ना। हमारा जिला मुंबई, सिर्फ मुंबई जो है जिला नहीं है, बल्कि हमारे महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है, और झेली राजधानी है नागपुर। तो ये बात बच्चों आपको जहन नशीन रखनी है कि रियासत महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और झेली राजधानी है नागपुर। तबई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा साहिली इलाका, जो समंदर के करीब होता है वो साहिली इलाका कहलाता है। ये जो नीले रंग का आपको नजर आ रहा है ये समंदर है, बहर। तो इसके अतराफ, इसके नजदीक जितनी भी इलाके हैं वो कहलाते हैं साहिली इलाके। पहाड़ी इलाका, है ना, ये आपको जो हरे कलर के ग्रीन नजर आ रहा है ये तमाम पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और उसके बाद है सतह मुर्तफा, ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ये है सतह मुर्तफा।
तो महाराष्ट्र को तबई लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये है साहिली इलाका, उसके बाद है पहाड़ी इलाका और उसके बाद है सतह मुर्तफा का इलाका। अब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी। बच्चों ये एक जर्नल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, जर्नल नॉलेज है। उसके बाद है महाराष्ट्र के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। बच्चों अगर आप इस नक्शे को जूम करके देखोगे ना तो इसका शुमाली हिस्सा यानी ऊपरी की तरफ हिस्सा है ना, ये है शुमाल। तो शुमाली हिस्से में जितना भी इलाका है वहां पर सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। किसका पहाड़ी सिलसिला है? सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। और इस पहाड़ी सिलसिले में अस्तंबा सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा कहलाता है, सबसे ऊंचे पहाड़ का जो सबसे ऊंची हिस्सा कहलाता है वो होता है पहाड़ की चोटी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अस्तंभा। उसके बाद है सह्याद्री पहाड़ को मगरिबी घाट भी कहते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ का भी पूरा सिलसिला फैला हुआ है और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसूबाई। ठीक है, रियासत के मगरिब में बहरे अरब वाक़ है। ये जो आपको नीले रंग का समंदर नजर आ रहा है ये मगरिब में है ना, वेस्ट में, तो ये है बहरे अरब। ठीक है, ये है बहरे अरब। तो बच्चों ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए आपको यहाँ पे कुलसूबाई पीक यानी कुलसूबाई चोटी नजर आएगी जो कि सह्याद्री पहाड़ पर है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप इस इंफॉर्मेशन को जरूर याद रखोगे, है ना। अब हम क्या देखेंगे? अब ये महाराष्ट्र का नक्शा है जिसमें आपको सालाना बारिश के मुतालिक मालूमात दी गई है। जो गहरा नीला रंग है यहाँ पर ये ऐसा इलाका है, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। उसके हल्का जो नीला रंग है ये वाले जो अजला है, जिले हैं, तो यहाँ पर औसत बारिश होती है, ना कम ना ज्यादा। और ये जो बिल्कुल हल्का रंग का इलाका है जो ये जिला है यहाँ पे धूलिया, अहमदनगर, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। यानी ये कम बारिश वाले इलाके हैं, ये ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं और ये जो है वो औसत बारिश वाले इलाके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बारिश के हिसाब से यहाँ पे फसलें भी पैदा होती है ना। जैसे यहाँ पर देखिए आपको फसलों के बराबर दिया गया है, चावल को इस कलर से जाहिर किया गया है, जवार को इस अलामत से जाहिर किया गया है, मुख्तलिफ फसलों को अलग अलग अलामतों से जाहिर किया गया है। तो उससे हमको समझने में आसानी होती है कि कौन से इलाके में कौन सी फसल ज्यादा उगती है, कौन सी कम उगती। चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बारिश के इलाके और अहम फसलों के मुतालिक दिया गया है। जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे चावल की फसल ज्यादा होती है। जैसे कि इस इलाके में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ये पालघर, ये जो साहिली इलाका है। उसके अलावा चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोविंदिया, है ना, यहाँ पे देखो आपको दिया गया है। यहाँ पर गोविंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादा बारिश वाले इलाके हैं तो यहाँ पर जो है चावल की पैदावार ज्यादा होती है। जबकि जहाँ पे बारिश औसतन होती है, ना कम या ज्यादा, वो ये इलाके हैं नांदेड़, एवतमहल, अमरावती, अकोला, बुल्डाना, जलगांव, औरंगाबाद, बीड़। यहाँ पर जवार, तुअर और सोयाबीन की पैदावार ज्यादा होती है। और जो कम बारिश वाले इलाके हैं जैसे कि धूलिया, अहमदनगर, है ना, शोलापुर, तो यहाँ पर कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर जवार, बाजरा और मटकी की पैदावार ज्यादा होती है। तो ये हमने देख लिए कि ज्यादा बारिश वाले, औसतन बारिश वाले और कम बारिश वाले इलाके में कौन कौन सी पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है महाराष्ट्र का जहाँ पे आपको फसलों की और फलों के बारे में मालूमात दी गई है।
जिस तरह हमने आपको बताया नक्शे में अलामात होती है जिससे हमें समझने में आसानी होती है। यहाँ पे गन्ना, कपास, हल्दी सबको अलग अलग जो है वो निशानात से, अलामतों से जाहिर किया गया है ना, तो इससे हमें समझने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, चलिए देखते हैं। यस, जैसे यहाँ पे हमको सवाल है, नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। सबसे पहला क्या है, अंगूर की फसल बताने वाले जिलों के नीचे लकीर खींचिए। अब यहाँ पे देखिए अंगूर को इस शक्ल से जाहिर किया गया है ना, अंगूर की शक्ल। अब अंगूर की पैदावार कौन से जिले में होती है, आपको नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ पे अंगूर की फसल हो रही है, यानी कि नासिक, है ना। नासिक में अंगूर की फसल ज्यादा हो रही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे अलग अलग, उसके बाद क्या दिया है, कपास की फसल के जिलों के नाम के गिर्द गोल निशान बनाइए। पहले हमने अंगूर का कर लिया कि नासिक और जलगांव में यहाँ पे अंगूर हमको ज्यादा नजर आ रहे हैं, अंगूर की पैदावार होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कपास। तो ये जितना भी इलाके हैं, अमरावती है, वर्धा है, एवत महल है, बुल्डाना है, यहाँ पर देखो आपको कपास के फसलें नजर आ रही है, यानी इन इलाकों में कपास की फसल होती है। ये तमाम जिलों में कपास की पैदावार ज्यादा होती है। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है, नारियल की फसल किन अजला में ज्यादा होती है, लिखिए। अब देखिए यहाँ पे नारियल के लिए इस निशान का इस्तेमाल किया गया है, तो नक्शे में उस निशान को ढूंढिए आप। यस, क्योंकि नारियल साहिली इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, समंदरी के इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको नारियल के पेड़ लाइन से नजर आ रहे होंगे ना, क्योंकि हमने आपको अभी बताया ये पूरा समंदर के करीब का साहिली इलाका है। तो यहाँ पे जितने भी अजला होंगे, जितने भी इलाके होंगे, वहां पर नारियल की पैदावार ज्यादा होगी। जैसे कि उसमें सिंधुदुर्ग आया, उसमें रत्नागिरी आया, है ना। तो इस तरह नक्शे की मदद से मेरे बच्चों हमको जो है किसी भी चीज की मालूमात हासिल करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम हमारी महाराष्ट्र रियासत की जबान और बोली देखते हैं। ओके, हमारी रियासत महाराष्ट्र में बच्चों ये एक अकेली ऐसी रियासत है जिसमें बहुत सारे मजहब के मानने वाले एक साथ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। और हर कोई अपने त्योहार को मिलजुल कर मनाते हैं। हमारे यहाँ पे कोकण में नारली पूर्णिमा, होली, गणेश उत्सव जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ईद, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस त्योहार मनाए जाते हैं। सतह मुर्तफा के इलाकों में ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, दशहरा, दिवाली, बैलपोला जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। और आप जानते हो बच्चों, हमारी रियासत महाराष्ट्र के दो जो है वो कौमी त्योहार है हमारे मुल्क के, जो पूरे मुल्क में जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। वो है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, है ना, यौम आजादी, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया। तो हमारे मुल्क के बच्चों कितने कौमी त्योहार है, दो। पहला है इंडिपेंडेंस डे, यौम आजादी 15 अगस्त, और दूसरा है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, यौम जमहूरिया, है ना। बच्चों, रियासत महाराष्ट्र यकुम मई यानी 1 मई 1960 में वजूद में आई, है ना। इसीलिए 1 मई को पूरे मुल्क में महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। तमाम स्कूलों में जो है, ऑफिस वगैरह में इस मौके पर जो है झंडे लहराया जाता है, हमारा तिरंगा लहराया जाता है। तो महाराष्ट्र रियासत कब वजूद में आई, यकुम मई, 1 मई 1960 1960 में वजूद में आई। और हिंदुस्तान की रियासती जबान की बुनियाद पर तकसीम किया गया है, और हमारी महाराष्ट्र की रियासती जबान है मराठी, है ना। आप देखते होंगे बच्चों, जब आपके घर वाले कोई सरकारी काम करते हैं तो तमाम कागज जो है वो मराठी जबान में होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की रियासती जबान है मराठी, है ना। बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपको रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी हमारे मुल्क के महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्से जैसे कोकण, विदर्भ, खानदेश में अलग अलग जबानें बोली जाती है। जैसे कोकण में कोकनी या मालवनी जबान बोली जाती है, मालवनी।
विदर्भ में वरहाड़ी जबान बोली जाती है और खानदेश में अहिरानी यानी खानदेशी जबान बोली जाती है। तो ये हो गई हमारे रियासत महाराष्ट्र की जबान और बोली के मुतालिक मालूमात। ठीक है, चलिए आगे देख। हमने क्या सीखा? उम्मीद है बच्चों आपको इस सबक में जो भी बताया वो समझ में आया होगा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अपनी रियासत की तबई बनावट। हमारी रियासत की तबई बनावट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका और सतह मुर्तफा का इलाका। इसके अलावा हमने क्या सीखा? मौसम, मिट्टी और पानी के लिहाज से फसलों में तनव्वु होता है। जहां ज्यादा बारिश होती है वहां चावल जैसी फसल होती है, कम बारिश वाले इलाकों में अलग फसलें होती हैं, और जो ज्यादा औसतन बारिश वाले जिले हैं वहां पे अलग फसलें होती है। उसके अलावा हमने क्या सीखा कि हमारी रियासती जबान मराठी है और मराठी जबान की भी कई बोलियां हैं। और हमने क्या सीखा कि हमारे मुल्क में त्योहार और तहजीब में तनव्वु पाया जाता है, यानी हमारे मुल्क में, हमारी रियासत महाराष्ट्र में अलग अलग मजहब के मानने वाले एक साथ रहते हैं, अलग अलग जबानों के जानने वाले एक साथ रहते हैं, और वो तमाम त्योहार, ईद, बकरीद, दिवाली, होली, क्रिसमस, पोला, हर चीज एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहूंगी मेरे बच्चों, यहाँ पर इसे हमेशा ध्यान में रखिए कि फसल की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खादों और दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से मिट्टी की आलूदगी बढ़ती है ना। जब हम केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी चीज को नुकसान होता है। जैसे हम दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म को इसका नुकसान होता है, तो वैसे ही जब हम केमिकल्स फसलों के लिए यूज करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने से नुकसान ही होता है। तो हमें क्या करना है? कीमियाई खादों का इस्तेमाल कम से कम करना है और कुदरती खादों का इस्तेमाल करना है। कुदरती खाद यानी कि गाय का गोबर, सड़ी हुई सब्जी तरकारियां, जानवरों का फजला, ये तमाम चीजें कुदरती खाद है। सड़े हुए पत्ते, इससे माहौल को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। उम्मीद है बच्चों का सबक बेहतरीन तौर पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।